सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बाल विकास की आवश्यकता आखिर में हमें क्यों पड़ी और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों जो बाल विकास होता है इसका क्या महत्व है, तो हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व, खासकर एक शिक्षक के जीवन में जो बाल विकास होता है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि शिक्षक बनने से पहले आप कोई भी डिग्री लेते हो या कोई भी ट्रेनिंग करते हो तो आप देखते हो कि आपको बाल विकास पढ़ना ही होता है। उसका रीजन क्या होता है, अगर आपको बच्चों को समझना है तो बच्चों का जो बाल मनोविज्ञान है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। और जब बाल मनोविज्ञान को अच्छे से आप स्कूल में समझ करके जाओगे तो बहुत ही अच्छे से आप बच्चों के मन के भावों को समझ करके उसी के अनुसार उनको आप पढ़ा पाओगे कि बच्चे के अंदर किस प्रकार की रुचियां हैं या किस तरीके से वो पढ़ना चाह रहा है, उसको किस विषय में इंटरेस्ट है। ये सारी बातें आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आप बाल विकास बहुत अच्छे से पढ़े रहोगे। ठीक है, तो देखिए बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। तो सबसे पहला है, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करता है। शिक्षा के उद्देश्यों को हम कैसे प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि जब भी हम विद्यालय में जब बच्चा आता है तो वो किस लिए आता है, सीखने के लिए आता है। और जब बच्चा सीखेगा तभी स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है उसका उद्देश्य पूरा होगा। तो इसीलिए जो बाल विकास है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और बच्चों का पाठ्यक्रम जब हम बनाते हैं तो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार बच्चे किस तरीके से किसी चीज को जब हम पढ़ा रहे हैं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बच्चों का सिलेबस बनाते हैं। तो उसमें भी बाल मनोविज्ञान बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं, बाल विकास छात्रों की विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। तो विभिन्न आयु स्तर के जो बच्चे होते हैं उनका जो ज्ञान होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग से कक्षा 1 के बच्चे को हम कुछ पढ़ाते हैं जो आसान चीजें होती हैं, जैसे बच्चों को वर्णमाला में हम सबसे पहले वर्णमाला सिखाएंगे, फिर बिना मात्रा वाले जैसे कि इस तरीके से बिना मात्रा वाले शब्दों अक्षरों को मिला करके पढ़ना सिखाएंगे, फिर मात्रा वाले शब्दों को मिला करके पढ़ना सिखाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हर स्तर के अनुसार बच्चों को किस तरीके से जो किताबें हो उनकी, उनमें जो चित्र हम बनाएं या जिस तरीके की जो भी चीजें जो पाठ्यक्रम में हम उनके दें, उनको किस तरीके से बच्चा देख करके आसानी से समझ पाए, पढ़ पाए, किस आयु स्तर के बच्चे के लिए किस प्रकार की किताबें हम बनाएं, ये सारी चीजें बाल विकास की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं और बाल विकास ही इनमें मदद करता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जो बाल विकास है वो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बच्चों के सिलेबस में। फिर देखिए इसके बाद, बाल विकास छात्रों की विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने में सहायता करता है। अब ये किस प्रकार सहायता करता है, अब जैसे कि हमें किसी बच्चे की क्षमताओं के बारे में पता है, ठीक है, कि वो कितना कर सकता है या कितने सवालों को अच्छे से लगा पाता है या कितना वो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि किसी चैप्टर को अच्छे से वो लर्न कर सकता है, किसी कहानी को वो कितने दिनों तक अच्छे से, अगर हमने एक बार बता दिया है क्लास में, फिर हम 1 महीने 2 महीने बाद पूछते हैं तो उस बच्चे को कितने हद तक वो कहानी अच्छे से याद है। तो इन सब बातों को हम जांचने परखने के बाद बच्चों का जो विकास है वो अच्छे से कर पाते हैं और उनके अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उनका विकास अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर साइंस में अच्छा है तो उसके साइंस को और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जहां पर अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी हम वहां भी उन बच्चों को लेकर के जाएंगे कि वो उन प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़े और वो बच्चा आगे चल करके शायद साइंटिस्ट भी बन जाए अच्छे से अच्छा। इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाए। इस तरीके की चीजों को जब हम क्लास में करते हैं, बच्चों की योग्यताओं क्षमताओं को पहचान करके उसी के अनुसार उनको उस फील्ड में भेजते हैं, तो वो बच्चे अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। अगर कोई बच्चा वाकई में अच्छा है अपने मैथ्स में या फिजिक्स में या इस तरीके के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो बच्चा आगे चल करके अगर वो इंजीनियर भी बनेगा तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा क्योंकि उसने बहुत अच्छे से सीखा है, पढ़ाई की है। सेम इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा अच्छे से साइंस पढ़ के गया है तो वो साइंटिस्ट बनेगा, तो वो भी अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करके अच्छे से अच्छा काम करेगा और वो भी समाज में भी अपना क्या करेगा, वो एक अच्छा योगदान देगा जिससे समाज की, देश की ही प्रगति होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो बाल विकास है किस तरीके से हम जीवन के हर क्षेत्र में हमारी मदद करता है। फिर देखिए, बाल विकास बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के विषय में बताया जा सकता है।
तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर या बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के विषय में बताया जा सकता है। जैसे कि कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। इसका मतलब क्या? इंट्रोवर्ट का मतलब अपने में ही खोया रहता है, वो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना चाहता है। वो जैसे कि कोई लेखक है तो वो हमेशा अपनी किताबों को लिखने में, अपने थॉट सोचने में ज्यादा समय देगा, अकेले में बैठेगा, लोगों को लोगों को वो देख करके सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि किस तरीके से कौन चल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो उन सब चीजों को सोच करके वो किताब में अपने लिखता है कि किस तरीके का आज का समाज चल रहा है। ये सारी बातें वो लेखक लिखता है। तो वो अपने लेखनी के द्वारा अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करता है। लेकिन अगर उसी को सामने बोलने को कह दिया जाए किसी के, तो वो नहीं बोल पाता, या चार लोगों के बीच में बोलने को कहा जाए तो नहीं बोलेगा। लेकिन अगर कोई नेता हो, कोई वकील हो, इस तरीके के पेशे का कोई व्यक्ति हो, कोई अभिनेता हो, हीरो हीरोइन हो, तो ये लोग क्या करते हैं? अपने मन के भावों को, विचारों को, अगर ढेर सारे लोग 1000, 2000, लाख, 2 लाख की भी भीड़ होती है तो भी ये आसानी से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो ये बाल मनोविज्ञान में जो टीचर है वो स्पष्ट ये चीज बता पाते हैं कि कौन सा बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, कौन सा इंट्रोवर्ट है, कौन आगे चल करके भविष्य में क्या बन सकता है। ये सारी बातें बच्चों को स्कूल में ही कहीं ना कहीं काफी हद तक ये क्लियर हो जाता है कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है। क्या वो सिंगिंग में जाना चाहता है, क्या वो डांसिंग में जाना चाहता है, या फिर क्या बच्चा बहुत अच्छा है भाषण देने में, या फिर ये कहें कि बहुत अच्छा है वाद विवाद प्रतियोगिता में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें बच्चों की बचपन में ही क्लियर हो जाती हैं। बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही ये सारी चीजें पॉसिबल है। फिर है यह विषय बालकों के व्यवहार के साथ साथ इस व्यवहार के पीछे के कारणों और उन कारणों के निराकरण के उपाय को भी बताता है। इससे बालक के आदतों और व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। जैसे कि अभी कोई बच्चा स्कूल लेट से आ रहा है, रोज लेट से आ रहा है और टीचर उसको रोज पनिशमेंट दे रहा है। ठीक है, रोज उसको पनिशमेंट मिल रही है, लेकिन एक दिन टीचर को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर में इस बच्चे को हम रोज पनिशमेंट दे रहे हैं, ये सुधर क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो अगर किसी टीचर ने अच्छे से, जो टीचर है वो उसने बाल मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ा है, तो एक दिन ऐसा देखा वो बच्चा लेट आया, 2 दिन देखा, तीसरे दिन देखा, लेकिन वो चौथे दिन ये सोचेगा कि आखिर में इस बच्चे के इस व्यवहार के पीछे का कारण क्या है, आखिर में बच्चा लेट क्यों आ रहा है, इसके परिवार में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, या फिर क्या दिक्कत है बच्चे के लेट आने का, क्या कारण है, उस कारण का हम कैसे निवारण कर सकते हैं। क्या उसके घर पर सभी लोग सही से व्यवहार नहीं करते हैं, या उसके घर में सही समय पर भोजन नहीं तैयार हो पाता है जिससे बच्चा स्कूल आने में उसको लेट हो जाता है, या क्या कारण है, क्या उस बच्चे के माता पिता दोनों ही मजदूरी करते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। आखिर में कारण क्या है कि बच्चा रोज लेट आता है। तो ये सारी बातें जब हम बाल मनोविज्ञान अच्छे से पढ़े होंगे एक शिक्षक के रूप में, तभी हम बच्चे की जो समस्या है उसके पीछे के कारण, उसके व्यवहार के पीछे का क्या कारण है, आखिर में उसका व्यवहार इस तरीके का क्यों है, तो ये हम पता लगा पाते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है उसका बहुत ही क्रूर व्यवहार है क्लास में, ठीक है, वो अक्सर किसी से झगड़ा कर लेता है, किसी के सामानों को चुरा लेता है, या इस तरीके का व्यवहार करता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो भी हम पता लगा पाते हैं बाल मनोविज्ञान की सहायता से। तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं बाल मनोविज्ञान की सहायता से। ठीक है, हम किसी बच्चे की आदतों के कारणों को भी पता लगा सकते हैं और उस कारणों का कैसे सुधार करना है ये भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा रोज क्लास में साफ कपड़े पहन के, यानी कि जो उसका ड्रेस है वो साफ नहीं रहता है, तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर तीसरे दिन बच्चे को हम समझाएंगे कि अगर तुम साफ सुथरे होकर के आओगे तो किस तरीके से तुम साफ सुथरे रहोगे, अच्छे से घर से नहा धो के रहोगे तो तुम्हारे और भी दोस्त बनेंगे, तुम्हारे पास कोई बैठना नहीं चाह रहा, यही रीजन है। तो इस तरीके से बच्चों को हमें आसानी से बैठा करके प्यार से समझाना है। बाल मनोविज्ञान यही कहता है कि बच्चे को बहुत डांटना नहीं है, और ये चीज तो आपको पता ही है, आप डंडे का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल। बच्चों के साथ आपको आराम से प्यार से ही बात करनी पड़ेगी, यही एक तरीका है पढ़ाने का। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम बिल्कुल डंडे का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते हैं, स्टिक का प्रयोग स्कूल में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। फिर देखिए, बाल विकास शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन समय सारणी, पाठ सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि में सहायता करता है। तो बाल मनोविज्ञान अगर देखा जाए तो हर विषय में ये कहीं ना कहीं घुसा हुआ है, और हर विषय हम बाल मनोविज्ञान के आधार पर ही बहुत आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब चाहे विद्यालय में अनुशासन रखने की बात हो, चाहे बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराने की बात हो, या बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी एक्टिविटीज करानी हो, तो उसमें बाल मनोविज्ञान अपने आप जुड़ जाता है। क्योंकि बच्चे हैं तो उनका जो व्यवहार होगा वो अलग अलग होगा ही,
एक कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं, मैं बार बार 30 बच्चों का ही जिक्र इसलिए करती हूँ दोस्तों, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि क्लास 1 to 5 में चूंकि आप प्राइमरी के शिक्षक बनोगे, आप उसी के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, तो क्लास 1 to 5 को ही पढ़ाना है आपको। तो क्लास 1 to 5 में जो मानक है वो एक शिक्षक पर 30 बच्चों का है। एक कक्षा में कम से कम 30 बच्चे, ठीक है, एक शिक्षक पर 30 बच्चे होने ही चाहिए, या ये कहें कि 30 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। अगर हम जूनियर की यहाँ पर बात करें क्लास 6 to 8 की, तो 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 30 बच्चे इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे की जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं अगर, तो छोटे बच्चे वैसे भी आपको, अब तो आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपको तो छोटे बच्चे वैसे भी मिलेंगे और आपके घरों में आसपास तो होंगे ही छोटे बच्चे। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जब आप 1 साल के बच्चे को देखोगे, 1 ईयर का बच्चा होगा, तो वो गोद में होगा अपने माता पिता के, अपने परिवार वालों के, किसी के भी गोद में होगा, तो वो उन्हीं को पहचानता होगा, वो उन्हीं के पास रहता होगा। इसी प्रकार से जब 2 साल का बच्चा होता है, धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है, तो वो आसपास के लोगों से उसका घुलना मिलना, धीरे धीरे आसपास के लोगों को पहचानने लगता है, थोड़ी बहुत भाषा भी समझने लगता है, कुछ शब्दों को भी वो बोलना शुरू करता है, जैसे कि मम्मी पापा दादी दादा, इस तरीके से। कोई कोई बच्चे 2 साल में ही सेंटेंस भी बनाने लगते हैं। फिर इसी 3 साल 4 साल का बच्चा होगा, वो आप देखोगे अपने खिलौनों में मस्त रहेगा, अपने खिलौनों के साथ खेलेगा, कोई लेना चाहेगा तो वो रोना शुरू कर देगा। फिर 4 साल का 5 साल का बच्चा होगा तो थोड़ा बहुत उसके अंदर और डेवलपमेंट होगा। 6 साल का होगा तो वो स्कूल जाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिकता भी आने लगेगी। जैसे ही वो स्कूल में जाएगा उसके दोस्त बनेंगे तो वो अपनी स्कूल की बातों को आकर के घर पे भी बताएगा, तो उसकी जो सामाजिकता धीरे धीरे वो और बढ़ेगी। इस तरीके से जब बच्चा और अगली कक्षा में जाएगा तो उसका और डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे वो किशोरावस्था में पहुंच जाएगा, 12-13 साल का हो जाएगा, तो उसके अंदर और डेवलपमेंट होंगे। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगेगा, ठीक है, तो उसकी बुद्धि भी बढ़ने लगेगी। उसकी जो शौक है या जो खेल खिलौने, धीरे धीरे वो छूटते जाएंगे, खिलौनों का शौक उसका खत्म होता जाएगा, उसके फ्रेंड्स बनने लगेंगे, उसके अलग अलग हॉबीज हो जाएंगी, अलग अलग खेल हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे का जो विकास होता है वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक स्टेप वाइज चलता है। इसीलिए यहाँ पर स्टेज हम कहते हैं। हर एक बाल विकास की अवस्था का क्या होता है, एक स्टेज होता है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार से इनको क्या कर दिया गया है, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है और उन्हीं के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो व्यक्ति के संपूर्ण विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास को हमने क्या किया है, विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग बांट दिया है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विकास से संबंधित विशेषताएं होती हैं। मनुष्य के विकास के लिए बहुत से कारक जैसे कि वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, लिंग भेद, अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा पारिवारिक परिस्थितियां इत्यादि प्रभावित करते हैं। यानी कि व्यक्ति के विकास को ये सारी चीजें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें बच्चे का वंशानुक्रम, उसके माता पिता के भी कुछ गुण बच्चे के अंदर आते हैं, उसको किस प्रकार का भोजन मिल रहा है बच्चे को, उसको पौष्टिक आहार यानी कि सभी प्रकार के उसको खाने की चीजें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ये सभी उसको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये सारी बातें हैं। बच्चों के साथ किसी प्रकार का लिंग भेद ना हो, लड़का हो लड़की हो, दोनों का जो परवरिश है वो अच्छे से हुआ हो, ये सारी बातें बच्चे के विकास पर प्रभाव डालती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बच्चों के विकास पर प्रभाव डालती हैं। बच्चे के परिवार की स्थिति या परिस्थिति कैसी है, बच्चा किस प्रकार के माहौल में पैदा हुआ है, खासकर जो बच्चे गरीब परिवारों के होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको पता है उतना अच्छा बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कलह, चूंकि पैसों की तंगी होती है तो माता पिता में भी बच्चा आपस में देखता है कि वो उनके अंदर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, थोड़े से घर में जो मनमुटाव की स्थिति है वो होती है। तो ये सारी बातें भी बच्चों के बाल विकास पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अगर माता पिता में अच्छे संबंध नहीं है तो उसका पूरा प्रभाव बच्चे के विकास पर भी पड़ता है। ये सारी चीजें आप बाल मनोविज्ञान में आगे पढ़ोगे कि किस तरीके से इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं ये एक प्रकार से हमारे समाज के लिए असामाजिक तत्व बन जाते हैं, ये सही प्रकार से जब इनका लालन पोषण नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे का विकास है इन सभी बातों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है, किस प्रकार उसके चारों तरफ का माहौल है, किस प्रकार से उसके भोजन की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से बच्चे का जो
व्यवहार है उस पर किस तरीके से काम किया गया है। मनुष्य का विकास अनवरत गति से चलता है। जब बच्चा छोटा होता है तो आप देखिए 1 से लेकर के 5 साल तक बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत तीव्र होता है, उसकी लंबाई भी बहुत बढ़ती है, उसकी बुद्धि भी बहुत बढ़ती है। ठीक है, जो शैशवावस्था होती है अभी इसके बारे में आगे आप पढ़ोगे, किस तरीके से जो बच्चे का विकास होता है वो अनवरत गति से तेजी से आगे बढ़ता है। यह विकास भिन्न भिन्न सोपानों से होकर गुजरता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को बताया है। बालक के विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के मत निम्नलिखित है। सबसे पहले यहाँ पर हम रॉस के अनुसार देखेंगे तो रॉस ने बाल विकास को 4 भागों में बांटा है। शैशवावस्था जो कि 1 से 3 वर्ष में बांटा है, फिर आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था जिसको 3 से 6 वर्ष तक माना है, फिर है उत्तर बाल्यावस्था जिसको 6 से 12 वर्ष तक माना है, और फिर है किशोरावस्था जिसको 12 से 18 वर्ष माना है। ठीक है, अब इसके बाद हम शैले के अनुसार मानते हैं और यही शैले के अनुसार ही आगे आप पढ़ने वाले हो, याद रखिएगा, इसी को अच्छे से आप समझ लीजिए। पहला है शैशवावस्था, जन्म से लेकर के बच्चा 5 वर्ष तक होता है तो वो शैशवावस्था में कहलाता है। दूसरी होती है बाल्यावस्था जो कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसी में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। सरकारी स्कूल में आपको पता है अगर बच्चा 6 वर्ष का नहीं है तो हम चाह करके भी उस बच्चे का एडमिशन नहीं कर पाते हैं अगर बच्चा आधार कार्ड में 6 वर्ष का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए। आप प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग मत सोचिए। यहाँ पर आप एक सरकारी शिक्षक के तौर पर ही आपको सोचना पड़ेगा कि जो बाल्यावस्था होती है इसी में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। हम लोगों को अच्छे से पता है दोस्तों कि हम लोग किसी भी बच्चे का अगर आधार में 6 साल नहीं पूरा है तो हम लोग चाह करके भी उसका एडमिशन स्कूल में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों को बहुत सारे बच्चे ऐसे स्कूल में आते हैं जिनको हम लोग वेट करते हैं कि 6 साल का होगा तब इस बच्चे का एडमिशन करेंगे। वो बच्चा आता है स्कूल में पढ़ता है लेकिन हम उसका एडमिशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी एज उतनी नहीं हुई होती है। तो याद रखिएगा कि 6 साल का बच्चा ही स्कूल में प्रवेश करता है। आपको इसी के अनुसार ही अपने दिमाग में रख करके सारी चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है, फिर देखिए आते हैं यहाँ पर किशोरावस्था में। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक होता है। 13 से 18 वर्ष ये भी अच्छे से याद कर लीजिए। कहीं कहीं 12 से 18 वर्ष भी मिलता है तो उसको आप उसके लिए कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालिएगा दिमाग में। यहाँ पर जो चीजें जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे आगे पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन्हीं तीनों के बारे में अच्छे से आप पढ़ोगे कि शैशवावस्था में किस तरीके से बालक का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और इसकी परिभाषा। फिर बाल्यावस्था में भी आओगे, इसकी परिभाषा, इसमें किस प्रकार मानसिक विकास बच्चे का होता है, किस प्रकार शारीरिक विकास होता है। फिर किशोरावस्था में भी आप आओगे तो यही पढ़ोगे, सबसे पहले किशोरावस्था की परिभाषा, फिर उसके बाद इसमें कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से मानसिक परिवर्तन होते हैं। तो इन तीनों का अलग अलग आपको 3 क्लास मिलेगा, शैशवावस्था पर, बाल्यावस्था पर और किशोरावस्था पर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं अर्नेस्ट जोनस का वर्गीकरण भी है तो इसको भी हम देख लेते हैं। शैशव काल को इन्होंने जन्म से 5 या 6 वर्ष माना है। बाल्यकाल को इन्होंने 6 से 12 वर्ष तक माना है। किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था को भी इन्होंने माना है। 18 वर्ष के बाद इन्होंने माना है कि प्रौढ़ावस्था आ जाती है। अब यहाँ पर हम भारतीय दर्शन के अनुसार भी देख लेते हैं। तो भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास की जो अवस्थाएं होती है, पहला है गर्भावस्था जिसे हम जन्म के समय तक ही मानते हैं। बच्चा जन्म ले लिया तो उसकी गर्भावस्था पूरी हो गई। जिस दिन उसने जन्म लिया वहां से उसकी शैशवावस्था शुरू हो गई। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक। फिर बाल्यावस्था पे आते हैं तो ये 5 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी गई है। फिर किशोरावस्था पे आएंगे तो ये 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी गई है। फिर है युवावस्था जो कि 18 वर्ष से 25 वर्ष तक मानी गई है। फिर आती है प्रौढ़ावस्था जो 25 से 55 वर्ष तक मानी गई है। और फिर लास्ट में आती है वृद्धावस्था जो 55 साल से लेकर के मृत्यु तक होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारी चीजें देख ली। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी आज की, और बाल विकास की आवश्यकता, महत्व, इसको कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अवस्थाओं के बारे में भी जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अब अगली क्लासेस में हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बाल्यावस्था के बारे में और फिर उसके बाद किशोरावस्था के बारे में। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ ले रहे हो तो आपको अलग से सीटेट या यूपी टेट के लिए आपको अलग से मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। जो नोट्स आप बना रहे हो ये आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सब में काम आने वाले हैं। और आगे अगर अदर स्टेट का भी अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो टीचिंग का या टीचर बनने का, तो वहां पर भी ये नोट्स आपके काम आएंगे। तो थैंक यू सो मच पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए, अच्छे से सारी चीजों को पढ़ने के लिए। चैनल से बने रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए और इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, कॉलेज के ग्रुप में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में आपको लाल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर ये कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट करके आप कोई भी दिक्कत हो हमसे आप पूछ सकते हैं। और सारी डिटेल यहाँ पर आपको हम बताएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो कांटेक्ट नंबर ये है हमारा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।